हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग साइंस के एक नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी कि पादपों में पोषण। ये चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये चैप्टर आपके क्लास 7 का पहला चैप्टर है, ठीक है। दूसरा चैप्टर में आपको दिया है न्यूट्रिशन इन एनिमल, ठीक है। तो वो जो चैप्टर है वो आपको मैं अलग से करा चुकी हूँ, उसमें आपको पूरी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना था, तो मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना दी हूँ। और ये वीडियो आपके साइंस के प्लेलिस्ट में पहली वीडियो है और उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं सीटेट एग्जाम में उसके क्वेश्चन भी मैंने उसमें करवा दिया, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी कि पादपों में पोषण, इसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले कि न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन में अंतर क्या है, पोषक और पोषण में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिए, इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मान लेते हैं आप 5 दोस्तों के, आपका जो दोस्तों का ग्रुप है आप उसमें 5 है, ठीक है। और आपका एक दोस्त बहुत ही दुबला पतला कमजोर है, ठीक है, और आप लोग सभी हेल्दी है। तो आप लोग क्या कहते हैं उसके आने पर कि एकदम कुपोषण का शिकार हो गया, खाने पीने को नहीं मिलता, खाते नहीं हो क्या। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि तुम अच्छा न्यूट्रिएंट लो, अच्छा पोषक तत्व लो, ताकि तुम्हारे शरीर का वृद्धि हो, विकास हो, हेल्दी बनो, ठीक है। तो यही बात करते हैं कि हम न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक और पोषण में अंतर क्या है। तो देखिए, हमने लिखा है कि हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए जरूरी पदार्थों को हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं, उसी को पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। जरूरी पोषक तत्व कौन कौन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है। ये हमारे बॉडी के लिए क्या है, आवश्यक है, और यही क्या है, पोषक तत्व है, ठीक है। अब यह न्यूट्रिशन क्या है, तो इसी आवश्यक जो जरूरी पदार्थ है, पोषक तत्व है, इसको क्या करना है कि भोजन द्वारा ग्रहण करने की जो विधि है इसको हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। यानी कि जो आवश्यक पोषक तत्व है उसको हम भोजन के द्वारा सजीव ग्रहण करते हैं तो उसे हम पोषण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पोषण क्या है, तो पोषण एक जीव द्वारा भोजन लेने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की क्या है, विधा है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को हम पोषण कहते हैं। और ये भोजन कौन सा भोजन, आपको यही जरूरी आवश्यक पदार्थ है जो आपका है जरूरी भोजन, यहाँ पर है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ठीक है। यही आपका सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना है और ये भोजन आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। जिससे आपके शरीर में वृद्धि होगा, आपके शरीर का विकास होगा, आप रोगों से आप मुक्त होंगे, साथ ही साथ आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये जरूरी भोजन है जो पोषक तत्व है जो हमें ग्रहण करना, और इसी को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब बात करते हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी कि पादपों में पोषण। तो देखिए, न्यूट्रिशन पादपों में पोषण भी आपको दो तरह से देखने को मिलेगा। पहला है ऑटोट्रोपिक और दूसरा है हेटेरोट्रोपिक, ठीक है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है, जिसे हम हिंदी में स्वपोषी बोलते हैं, इसको अभी थोड़ा देर बाद समझेंगे। स्वपोषी न्यूट्रिशन का मतलब क्या, ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉपिक मतलब होता है न्यूट्रिशन यानी कि सेल्फ न्यूट्रिशन, खुद ही भोजन ये बनाते हैं। ये कौन चीज को क्या होते हैं, तो ये पौधे होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसमें देखने को मिलता है, तो पौधों में। अब देखते हैं ऑटोट्रोपिक होता क्या है, तो ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं यानी कि स्वयं बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में दिया है कि केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज की सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में। लेकिन देखिए, ऑटोट्रॉप में भी आपके पौधे के रूप में अपवाद कौन है, अमरबेल। ये आपका ऑटोट्रॉपिक ना होकर ये परजीवी है, ठीक है। तो पौधे एक तरह से अपना ऑटोट्रॉपिक की तरह भोजन बनाते हैं, ठीक है, स्वपोषी है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन पौधों में आपका पोषण प्रदान करने की दूसरी विधियां है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है। पौधे इस विधि द्वारा अपना भोजन तो जरूर बना लेते हैं, लेकिन कुछ पौधे क्या है जिनके पास क्लोरोफिल वगैरह नहीं है, तो वो अपना भोजन हेटेरोट्रॉपिक विधि के थ्रू प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जानेंगे कि हेटेरोट्रॉपिक क्या है, विषम पोषी क्या है। तो देखिए, पौधों में आपको ये आपको न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, मृतोपजीवी, परजीवी, इसके बाद सहजीवी, और दूसरा है आपका कीट भक्षी पोषण यानी कि इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। ये 4 प्रकार का न्यूट्रिशन आपको हेटेरोट्रॉपिक में पौधों में देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन मनुष्य में आपको ये देखने को मिल जाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो ये भी आपका हेटेरोट्रॉपिक का पार्ट है, तो इसीलिए मैंने इसको भी यहीं पर ले रखा है क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि पौधों में न्यूट्रिशन यानी कि पोषण प्रदान करने की दूसरी विधि है आपका विषम पोषी, ठीक है। तो विषम पोषी क्या है कि इसमें जीव या फिर पादप कह सकते हैं, जीव या पौधे पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसमें जो हेटेरोट्रॉपिक जीव है वो क्या करते हैं कि पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब ये पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन यहाँ आएगा,
ये जो स्वपोषी में क्या करते थे, पौधे अपना भोजन खुद संश्लेषित करते थे, और जो भोजन ये संश्लेषित करते हैं, इसी भोजन को अगर कोई जीव ग्रहण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम पोषी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कहते हैं कि हम लोग अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन कैसे बनाते हैं। सपोज कीजिए कि आपको भाई रोटी बनाना है, तो आप गेहूं लाएंगे। गेहूं किसका उत्पाद है, पौधे द्वारा बनाए गए भोजन। ठीक है, तो गेहूं तो आपका पौधा पर आ गया। आप चावल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो चावल ऑलरेडी किसने बनाया है, पौधों ने बनाया, आप पौधों से प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, आप मसाला ही ले लीजिए, आप कुछ भी मसाला में सामान जो यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी वो पौधों द्वारा प्राप्त संश्लेषित भोजन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना बनाते नहीं है, बल्कि हम लोग पौधों से वो चीज लेते हैं, जो पौधे अपने पादपों द्वारा संश्लेषित जो भोजन है पौधों द्वारा, उसे हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो हम लोग किस में आ जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे आपको हेटेरोट्रॉपिक यानी कि विषम पोषी में। ठीक है, और पौधे आ जाएंगे आपके स्वपोषी में, क्योंकि ये भोजन अपना खुद ही बनाते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए हेटेरोट्रॉपिक में भी आपको ये सभी चीजें पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि जीव जटिल भोजन को ग्रहण करता है और उसे अवशोषित करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग जो भोजन खाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारे अंदर जाकर डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता चलता जाता है, हर स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग किस में आ जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे होलोजोइक में। ठीक है, इसके बाद आप गाय को देख लें, कुत्ता को देख लें, तो ये सभी क्या करते हैं, ये सभी भी भोजन खाते हैं, और धीरे धीरे बाद में ये इनका पचना शुरू होता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में इनका भोजन टूटता है, तो वो भी किस में आ जाएंगे, होलोजोइक में। तो बस आपको ये याद रखना है कि इसमें भोजन क्या होता है, टुकड़ों में टूटता जाता है। तो इसमें आप क्या आ जाएंगे, ह्यूमन बींग्स, अमीबा, ठीक है, काऊ आ जाएंगे, डॉग आ जाएंगे, ये सभी किस में आ जाएंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन। और इसमें आपका एग्जाम्पल में पूछा था ह्यूमन बींग के बारे में कि ह्यूमन बींग किस में आते हैं, और आपका अमीबा के बारे में पूछा था। ठीक है, तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन इसमें आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि अपना पोषण ये होलोजोइक तरीके से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी इसमें क्या होता है कि इसमें जो जीव भोजन प्राप्त करते हैं, वो भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, तो वो जीव किस में आएंगे, मृतोपजीवी में। देखिए मैंने इसमें लिखा है कि इसमें जीव मृत और सड़ने वाले पदार्थों को खाते हैं। ठीक है, उसमें क्या आ जाएंगे, फंगी आ जाएगा, बैक्टीरिया। फंगी की बात करें तो ये इनको रखा गया है वनस्पति जगत में, तो ये आपके न्यूट्रिशन में, प्लांट न्यूट्रिशन में, हेटेरोट्रॉपिक में किस में आ जाएगा, मृतोपजीवी में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम परजीवी की बात करते हैं। देखिए परजीवी मतलब हम दूसरे पर जिंदा रहेंगे। ठीक है, तुम्हारे ऊपर जिंदा रहेंगे, भले हम तुमको मारे कूटे पीटे सब, लेकिन हम तुम्हारे ऊपर जिंदा रहेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। अब इसको समझते हैं कि यहाँ पर बोला गया है कि जो जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर, शरीर में रहता है या फिर उसके ऊपर रहता है, तो उससे और उससे जो उसे पोषण प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। जैसे कि अमरबेल, देखिए ये एग्जाम में भी आपका आया हुआ है अमरबेल। जो अमरबेल का पौधा होता है, हमने यहाँ पर अपवाद में लिखा ना कि अमरबेल का पौधा क्या है, परजीवी है। सभी पौधे अपने से भोजन बनाते हैं, लेकिन जो अमरबेल का पौधा है ये क्या करता है, दूसरों से भोजन प्राप्त करता है। जैसे कि मान लेते हैं ये है आम का पेड़, ठीक है, ये है आम का पेड़। देखिए आम के पेड़ पर आपको मनी प्लांट की तरह ऐसे बहुत सारे पौधे देखने को मिल जाएंगे, लत्तर की तरह, तो वो सभी क्या है, अमरबेल है, जो क्या है दूसरे पौधे पर, यानी कि आम के पौधे पर आश्रित है, उनसे भोजन वो प्राप्त कर रहे हैं। जो आम का पौधा अपने लिए खाना बना रहा है, उस खाने से ये भी खा रहा है। ठीक है, ये पौधे भी खा रहा है, जो अमरबेल है, यानी कि परजीवी है, दूसरे पर जिंदा रहते हैं, और दूसरे जीवों को इनसे ना तो देखिए दूसरे जीवों को कोई फायदा नहीं होता, और दिक्कत होता है कि मेरा खाना भी ये खा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है परजीवी में कि इसमें जीव क्या करते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं सहजीवी के बारे में। सहजीवी क्या है, देखिए इसमें क्या है कि दो जीव में घनिष्ठ संबंध रहता है, दोनों को लाभ होता है। ठीक है, देखिए सहजीवी का एग्जाम्पल आप समझिए कि बहुत सारे फोटो में या फिर गांव में देखे हैं कि भैंस के ऊपर बगुले का बैठना, ये क्या है, दोनों में सहजीवी का संबंध है, यानी कि दोनों में घनिष्ठ संबंध है, दोनों को इससे लाभ मिलता है। कैसे, देखिए जो भैंस के ऊपर बगुला बैठा रहता है, वो क्या करता है कि भैंस के कान में जितने भी गंदगी है उसे खाता है, भैंस के शरीर पर जितने भी जू चलते हैं उसको खाता है। ठीक है, और भैंस को इससे क्या लाभ है कि चलो भाई हमारा कान भी साफ हो रहा है, हमारा शरीर भी साफ हो रहा है, यानी कि दोनों में घनिष्ठ संबंध है और दोनों को लाभ हो रहा है, तो उससे क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक। इससे जो न्यूट्रिशन दोनों को प्राप्त हो रहा है उसे हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। और हमने यहाँ पर लिखा है पौधों को लेकर चल रहे हैं, तो हमने लिखा है कि राइजोबियम और फलीदार पौधे दोनों के बीच आपस में संबंध है, इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है,
देखिए, एक-एक करके समझ लेते हैं। होलोज़ोइक न्यूट्रिशन में क्या होगा कि इसमें जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उसको तोड़ना होगा। अब जो-जो जंतु भोजन ग्रहण करने के बाद तोड़ता है सब आ जाएँगे होलोज़ोइक में। याद रखिएगा अमीबा भी आएगा, ह्यूमन बीइंग भी आएँगे, ठीक है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की बात करें, मृतोपजीवी की बात करें तो ये क्या करते हैं, इसमें के जो जीव होते हैं वो कैसे पोषण प्रदान करते हैं, तो वो सड़े-गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो है आपका कवक और बैक्टीरिया, ठीक है? इसके बाद परजीवी की बात करते हैं तो हम तुम्हारे ऊपर ही जिंदा रहेंगे, भले ही तुमको मारे फोड़े कुछ भी करे, ठीक है? तो जो परजीवी होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, दूसरों के द्वारा बनाए गए भोजन को खाते हैं, भले उससे उसको कोई उससे फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये क्या हो रहा है, देखिए जो मान लेते हैं मैं हूं, आपके ऊपर आश्रित हूं, आपके द्वारा बनाए गए भोजन को मैं खा रही हूँ, तो मैं क्या हूँ, परजीवी हूँ, और आपको क्या हो रहा है कि आपको और कष्ट हो रहा है कि आप जो खाना बना रहे हैं वो हम खा जा रहे हैं, तो हम दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, वो परजीवी है और आपको इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, ठीक है? तो हमारा रिलेशन कैसा हो गया, परजीवी का हो गया, ठीक है? तो इसमें वही जीव आएंगे जैसे कि अमरबेल हो गया, आपका जू हो गया, बाल का जो बाल में जू होता है वो देखिए वो हमारा खून चूसता है, क्या हमें उससे कोई फायदा और हमारा घाटा ही है, तो हमारे और जू के बीच जो रिलेशन है वो परजीवी का हो जाएगा, लीच हो जाएगा, ठीक है? जोक हो जाएगा। तो जोक भी क्या करता है, वो भी हमारा खून चूसता है और हमें उससे कोई फायदा नहीं, हमारा और घाटा ही है, हमें नुकसान ही हो रहा है कि मेरा खून चूस रहा है। तो ये जो संबंध है ये किस में आ जाएंगे, परजीवी में हो जाएंगे, ठीक है? अब देखिए सहजीवी की बात करें तो इसमें क्या होता है, भाई हम दोनों मिलकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सहजीवी मतलब मिलकर, ठीक है? तो ना तुम्हारा हम दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध है, तुम्हारा भी फायदा है हमारा भी फायदा है, ठीक है? तो ये जो रिलेशन है किस में आ जाएंगे, सहजीवी में आ जाएंगे। यहाँ तक आप समझेंगे। और पौधों में एक अलग आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ही आ जाएगा ये वाला, जिसे हम इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन कहते हैं, कीटभक्षी पोषण। देखिए कीटभक्षी, कुछ पौधे क्या होते हैं कि वो कीटों को खाते हैं, जैसे कि आप ईवीएस में पढ़े निपैंथिस का पौधा, जो आपका ऐसे रहता है, मान लेते हैं ऐसे रहेगा और इसके ऊपर ये पत्ती रहेगा, जैसे ही इसमें कोई कीड़ा आएगा ये पत्ती अपने आप बंद हो जाएगा और ये क्या करते हैं, इस तरह कीटों को खाते हैं। तो जो ये पौधे होते हैं उनमें कैसे इनको कैसे पोषण मिलता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, यानी कि कीटभक्षी पोषण तो इनको मिलता है, ठीक है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि पौधों में पोषण कैसे होता है, पौधों में पोषण ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, लेकिन पोषण की अन्य विधियां भी हैं जो आपका हेटेरोट्रॉपिक में आ जाएगा। जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो इन विधियों के थ्रू अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो पौधे में आपके न्यूट्रिशन दो तरह का होगा, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। यहाँ पर जो आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, इनके बारे में कुछ डिटेल से बातें करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और इसको हम लोग जानेंगे पूरी डिटेल से। तो चलिए हम अभी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को पूरी डिटेल से चलिए अब हम यहाँ पर एक एक करके दोनों न्यूट्रिशन को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो भी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोर्ड का स्क्रीनशॉट वहां पर भेज देती हूँ। इस तरह से आप देखिए मैं बोर्ड पर सब कुछ नोट कर लेती हूँ, अब एग्जाम टाइम आएगा तो आपको रिविजन करने में आसानी होगी, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वपोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। अभी आपने पढ़ा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट में होता है, केवल पौधे करते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है? अब एक बात बताइए, अगर आपको भोजन बनाने के लिए कह दिया जाए तो आप कहेंगे कि हमें भोजन बनाने की सामग्री भी तो मिलनी चाहिए। तो मान लेते हैं पौधे अपना भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, तो भाई इनको ये किन किन चीजों से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि पौधे अपना भोजन जिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं उस प्रोसेस को हम प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि पौधा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के थ्रू अपना भोजन का निर्माण करते हैं। अब भोजन बनाने में इन्हें कौन कौन चीजें चाहिए, तो सबसे पहले क्या चाहिए, वाटर और मिनरल चाहिए। अब ये वाटर और मिनरल लाएंगे कहाँ से, तो देखिए पौधे की जो जड़ें हैं यह मृदा में अंदर तक रहती है और मृदा से ये क्या करेंगी, वाटर और मिनरल को ऑब्जॉर्व करेगा रूट के थ्रू और स्टेम के थ्रू होते हुए पत्तियों में जाएगा, ठीक है? अब ये पत्ती में चला गया, इसके बाद ये हो गया वाटर और मिनरल, तो ये ले लिया। अब देखिए अब ये सूर्य का प्रकाश कैसे लेगा, तो पत्तियों में जो पेड़ की पत्तियां होती है इसमें क्लोरोफिल होता है, यानी कि ग्रीन पिगमेंट होता है, हरा वर्णक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। और ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करेगा और पत्तियों को देगा, किस लिए, भोजन बनाने के लिए। तो आपका दूसरा ये हो गया मिनरल और वाटर पहला, और दूसरा क्या चाहिए, सनलाइट, जो कौन लाता है, क्लोरोफिल, ठीक है?
अब देखिए पत्तियों में आपको स्टोमाटा देखने को मिलेगा। पत्तियों में आप देखेंगे छोटा छोटा पोर होता है, छिद्र होता है, जिसके इस छिद्र को हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। अब ये खाना बनाने के लिए क्या करते हैं कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है। तो आपका ये तीसरा क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि पौधे को भोजन बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, तो पहला वाटर मिनरल, दूसरा वो सनलाइट, और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों की वजह से मिलाकर ये अपना खाना बनाते हैं। यहां तक समझ में आया। अब देखिए ये स्टोमाटा का काम क्या होता है, तो स्टोमाटा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा भोजन बनाने टाइम, और भोजन बन जाएगा तो ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। और ये रूट के थ्रू वाटर और मिनरल को ऑब्जॉर्व करेगा, और सनलाइट जो है ये क्लोरोफिल के थ्रू इस पौधे में आएगा। यहाँ तक आप समझ गए। तो इसके थ्रू इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी कि पौधे का भोजन बनाने की प्रक्रिया है। अब देखिए यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर वाटर लिया, और सन और क्लोरोफिल दोनों की उपस्थिति में इसने अपना भोजन बनाया। भोजन क्या बना, C6H12O6, ये जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। देखिए, और ये कार्बोहाइड्रेट बनने के बाद ये जो ऑक्सीजन है ये क्या होता है, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। उसी ऑक्सीजन को हम लोग सांस लेते हैं, और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में। अब ये आपको दिख रहा है, इसको हम बैलेंस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर आपका कार्बन 6 है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे। तो इधर हम क्या करेंगे, कार्बन को 6 कर देंगे, तो आपका कार्बन 6 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया, 12। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 6, और यहाँ पर कितना है, 2, 8 है। और तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 6 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कार्बन 6, ऑक्सीजन 12, तो आपका कार्बन 6 हो गया, ऑक्सीजन 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका हाइड्रोजन कितना है, 12 है। यहाँ पर हाइड्रोजन आपका 2 है, तो हम इसको 6 से करेंगे, तो 6 दूनी 12, हाइड्रोजन कितना हो गया, 12 हो गया, और 6 को आपका ऑक्सीजन हो गया, यानी कि 6 ऑक्सीजन। ये आपका बैलेंस हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए ये C6H12O6 ये क्या, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और इस कार्बोहाइड्रेट में आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बात करते हैं C6H12O6 स्टार्च के रूप में, जो ये कार्बोहाइड्रेट है ये क्या होता है, स्टार्च के रूप में पत्तियों में संचित हो जाते हैं। पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, अब भोजन कहाँ रखेंगे, तो स्टार्च के रूप में पत्तियों में संचित हो जाते हैं, और यह स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इतना आपको याद समझ में आया। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है, तो आप भी इसको नोट कर लीजिएगा कि शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी कि शैवाल भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आया हुआ है। अब देखिए बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ। प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ में क्या क्या चीजें होते हैं, यहाँ पर आपने पढ़ा कि कार्बन तो होगा ही, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन भी होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा आपका नाइट्रोजन होगा, ठीक है। जहां पर आपको प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ हो तो वहां पर आपका नाइट्रोजन उपस्थित होगा। यहां तक आपको समझ में आया। अब आगे देखते हैं, ये तो हो गया आपका स्वपोषी पोषण। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि पादपों में पोषण की अन्य विधियां, पादपों में पोषण की अन्य विधियां। एक विधि तो उनका आपका ऑटोट्रोफिक है, ये आपका जो मैंने लिखा स्वपोषी। अब देखिए कुछ पादपों के जो कुछ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों के पास ये क्लोरोफिल होता ही नहीं है। अब क्लोरोफिल होगा नहीं तो सूर्य का प्रकाश ये ऑब्जर्व कैसे करेंगे, जब ये सूर्य का प्रकाश ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो खाना नहीं बनाएंगे, अब खाना नहीं बनाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है, अब इनको जीवित रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसलिए ये क्या करते हैं, यह आते हैं विषम पोषी में, यानी कि हेट्रोट्रॉपिक में। ये अपना भोजन करने के लिए दूसरी विधियों पर आश्रित रहते हैं, दूसरी चीजों पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। जो ये प्लांट भोजन बनाया है, इसी भोजन को ये पौधे क्या करेंगे, ऑब्जर्व मतलब खाते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, विषमपोषी हेट्रोट्रॉपिक। यहाँ पर मैंने लिखा है कि मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये जो हेट्रोट्रॉपिक है, ये पादप अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्मित खाद्य पदार्थों पर निर्मित रहते हैं, ठीक है। जैसे कि पादपों में पोषण की अन्य विधियां लिखा है, जो पादप प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, उनको जीवित रहने के लिए भोजन तो चाहिए, तो वो क्या हो जाते हैं, वो विषम पोषी में आ जाते हैं, इसके थ्रू अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। विषम पोषी में मैंने यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य अन्य प्राणियों की तरह वो पौधे जो अपना पोषण या न्यूट्रिशन स्वयं से नहीं बना पा रहे हैं, वो इन पादपों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं।
यहाँ तक समझ में आया। अब हमने इसमें लिखा है कैस्कुटा, जिसको अमर बेल कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। जब इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये दूसरे पौधे पर निर्भर होते हैं, दूसरे पौधे पर उग जाते हैं और वहां से वो अपना पोषण प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी यानी कि पैरासाइट। तो याद रखिएगा, अमर बेल जो है यह परजीवी है, एक प्रकार का पैरासाइट। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। यहाँ पे बात करते हैं कि कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप होते हैं। अब कुछ पादप ऐसे होते हैं जो भोजन का निर्माण तो खुद स्वयं से नहीं करते हैं और ना ही दूसरे पादपों पर आश्रित बल्कि ये कीटों को खाते हैं, इसीलिए हम इसे इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखिए इसके दो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हैं कि दो पौधे कौन है। आप लोगों ने घटपर्णी यानी कि नेपेंथिस पौधा ईवीएस में पढ़ा था, वो भी कीटभक्षी पौधा था, लेकिन यहाँ पर दो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है, वीनस फ्लाइट रैप और सनड्यू, ये कीटभक्षी पौधा। इन दोनों को आप लोग याद करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब तीसरे की बात करते हैं तो ये जो मृतजीवी है, मृतजीवी ये कैसे होते हैं, तो ये कवक है, फंगी है। अब देखिए मृतजीवी क्या होते हैं, तो ये सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्रदान करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने फंगस की बात की, कवक की बात किया, तो देखिए कवक आपका ब्रेड, अचार, कपड़े इन सब जगह देखने को मिलेंगे। ब्रेड की बात करते हैं तो आप क्या करेंगे ना कि ब्रेड लीजिए, पानी में उसको भिंगा दीजिए और किसी अंधेरे स्थान पर रख दीजिए। कुछ दिन बाद देखेंगे कि ब्रेड पर आपको हरा हरा तरह का बहुत कुछ फैला आपको दिखाई देगा। तो वो क्या होते हैं, वो कवक होते हैं और वहीं से वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। इसके बाद आप अचार को देखें, अगर आप अचार को धूपा में नहीं रख रहे हैं और अचार खोल कर देखेंगे तो अचार पर आपको व्हाइट कलर का फंगस टाइप का दिखाई देगा। तो ये क्या है, ये अचार भी देख सकते हैं। कपड़े की बात करें तो आप बारिश के मौसम में कपड़े थोड़ा बहुत भींगे रहते हैं, तो अगर आप खूंटी पर टांग दें, बहुत टाइम तक उसको ना देखें, धूपा में ना डालें, तो आप देखेंगे उस पर भी आपका व्हाइट कलर का कुछ कुछ लगा दिखाई देगा। तो ये सभी क्या है, ये सभी फंगस है यानी कि कवक है। अब देखिए कवक की वृद्धि सबसे ज्यादा कब होती है, तो वर्षा ऋतु में होती है। ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए हम चौथा की बात करते हैं। चौथा आपका विषमपोषी कौन है, सहजीवी। सहजीवी यानी कि सिम्बायोटिक की बात करते हैं तो सहजीवी आपका लाइकेन है। लाइकेन में सहजीवी संबंध कौन स्थापित करता है, तो देखिए आपका दो जीव आते हैं, शैवाल और कवक। लाइकेन की बात करते हैं, लाइकेन में सहजीवन संबंध दो जीव करते हैं, एक करता है शैवाल और कवक, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। लाइकेन में शैवाल और कवक। शैवाल क्या करता है, देखिए शैवाल के पास अभी आपने पढ़ा कि इसके पास ये प्रकाश संश्लेषण करता है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है। तो शैवाल के पास क्या है, क्लोरोफिल है और शैवाल अपना प्रकाश संश्लेषण के थ्रू भोजन का निर्माण कर लेता है। अब ये क्या करता है, ये कवक क्या करता है, शैवाल क्या करता है, भोजन बनाकर कवक को देगा। अब ये कवक इसको कैसे हेल्प करता है, तो कवक इसको शैवाल को रहने के लिए आवास देता है, जल देता है और पोषक तत्व देता है। यानी कि कवक आवास, जल, पोषक तत्व शैवाल को देता है और शैवाल क्या करता है कि भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की मदद से उस भोजन को कवक को देता है। यानी कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। जो ये लाइकेन में सहजीवन का संबंध स्थापित करता है, तो ये क्या होता है, ये दोनों क्या है, सजीवी है। लाइकेन आपका क्या है, सजीवी है। दोनों को एक दूसरे से लाभ मिल रहा है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया है तो मैंने आपको नोट करवा दिया है, ये एग्जाम में आया हुआ था, पिछली बार के साथ एग्जाम में आया हुआ है कि उर्वरक और खाद में आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। ये शायद 21 जनवरी का पेपर में आया था कि उर्वरक एवं खाद में क्या क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये देखिए इसको हम अच्छा से समझते हैं। ये जो पौधे की जड़ें है, ये मिट्टी से मिनरल को ऑब्जर्व कर रहा है। अब सभी पौधे की जड़ें मिट्टी से मिनरल को ऑब्जर्व करेगा तो जाहिर सी बात है कि जो मिट्टी में नाइट्रोजन पाया जाता है वो तो कम हो जाएगा, जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो तो कम होगा, तो उसको मिट्टी की पोषक तत्व कम हो जाएगा। तो किसान क्या करते हैं, उर्वरक और खाद मिट्टियों में डालते हैं, ठीक है। अब इस उर्वरक और खाद में आपका नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पाया जाता है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि पादपों में प्रोटीन बनाने के लिए इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, किसकी, तो नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की जरूरत सबसे ज्यादा कब होती है, देखिए मैंने लिखा है कि पादपों में प्रोटीन बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत आपकी नाइट्रोजन की होती है और मिट्टी में नाइट्रोजन कम हो रहा है। तो नाइट्रोजन को बैलेंस कैसे करना है, तो आप देखें ना कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, तो क्या ये स्टोमाटा उस नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है, तो नहीं। स्टोमाटा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर सकता है, ठीक है। पौधे सीधे ग्रहण नहीं कर सकते जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, तो वो क्या करते हैं, वो मिनरल के थ्रू यानी कि मिट्टी के थ्रू उस नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं मिनरल के रूप में, ठीक है।
तो उसको ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कि मिट्टी में नाइट्रोजन आता कैसे है, इसको बात करते हैं। आता देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि राइजोबियम जीवाणु, जो राइजोबियम जीवाणु है, आपको मालूम है ना कि राइजोबियम जीवाणु है जो वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो राइजोबियम जीवाणु जो होते हैं वो स्वयं भोजन का निर्माण नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये चना, मटर, मूंग, सेम और अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं और नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, यानी कि उन जड़ों को क्या करते हैं, नाइट्रोजन देते हैं। ठीक है। और पादप इनको क्या करते हैं कि पादप इनको आवास तथा खाद्य प्रदान करते हैं। जो ये पौधे होते हैं वो भोजन बनाते हैं, भोजन बनाकर ये राइजोबियम नामक जीवाणु को भी देते हैं। और राइजोबियम क्या करता है, यह पौधों को नाइट्रोजन देता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति कराता है। तो ये एक तो आपका राइजोबियम जो जीवाणु है वो पादपों को नाइट्रोजन देता है, किस लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, हमने यहाँ लिखा है कि पादपों में प्रोटीन बनाने के लिए इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो राइजोबियम जीवाणु पादपों को प्रोटीन देता है और पादप क्या करते हैं, राइजोबियम जीवाणु को आवास तथा खाद्य प्रदान करते हैं, क्योंकि राइजोबियम अपना खुद खाना नहीं बना सकता है। तो ये क्या है, ये दोनों भी सहजीवी का संबंध स्थापित कर रहा है। तो ये भी है क्या, सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवी। तो याद रखिएगा राइजोबियम और ये फलीदार पादपों के बीच भी सहजीवन का संबंध देखा जाता है। अब बात करते हैं, देखिए किसान जब भी आपका दाल, जितनी दालें हैं दलहन फसलों की, वो दलहन फसलों को खेतों में बोता है तो उस समय उर्वरक और खाद नहीं छिड़ता है, क्योंकि उसे ऑलरेडी मालूम है कि दलहनी पौधे की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, जब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा तो खाद और उर्वरक की जरूरत ही नहीं होती, तो किसान उस समय ये नहीं डालते हैं। यहाँ तक समझ में आया। तो ये है आपका एनसीईआरटी का, जिसमें आज आपने पढ़ा न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, और ये चैप्टर आपका यही समाप्त हो जाता है। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी में जो ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, इसमें कौन कौन चीजें चाहिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शैवाल में भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ये भी याद रखिएगा, प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ में आपका नाइट्रोजन होता है। और हाँ, अमरबेल जो है ये एक प्रकार की परजीवी है। फिर इसके बाद इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, जो कीटभक्षी पौधा है, कौन कौन दोनों है। फिर मृत्युजीवी कवक किससे न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, तो कवक, ये आप याद रखिएगा। लाइकेन वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और राइजोबियम वाला भी इंपॉर्टेंट है। और ये भी, यानी कि जो मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी का जो निचोड़ लिखा है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप ये चैप्टर को दोबारा पढ़ के देखेंगे तो आपको यही सब चीजें जो दिखाई देगी, इंपॉर्टेंट मैंने सब कुछ बताया, आपका कुछ भी एनसीईआरटी के चैप्टर से नहीं छोड़ा। ठीक है, तो चलिए आपका ये चैप्टर यही समाप्त हो जाता है। आप इसके प्रीवियस क्वेश्चन को लगाते रहिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को शेयर भी करिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।